हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? बहुत शानदार, मजेदार, चकाचक डीबीटी की स्ट्रेटेजिकल अपलोड हुई एंड आई एम सो ग्लैड कि काफी लोगों तक वो पहुंच पाए। ऑल थैंक्स टू यू ऑल, सारा का सारा धन्यवाद आप सभी को। और ऐसे ही मेहनत करते रहो, काम करते रहो, धीरे धीरे सब चीजें अपने आप ही सेट हो जाएगी। ज्यादा परेशान होना ही नहीं है, ठीक है? मन नहीं लग रहा है तो भी काम करना है, मन लग रहा है तो भी काम करना है, ठंड लग रही है तो भी काम करना है, ठंड नहीं लग रही है तो भी काम करना है, गर्मी लग रही है तो भी काम करना है, गर्मी नहीं लग रही है तो भी काम करना है। सिंपल प्रोसेस है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ काम करना है। काम के चलते हैं, आज हम आ गए हैं जेनेटिक्स पे, जेनेटिक्स का सेकंड पार्ट। अब ये जो सेशन है इसको बहुत ध्यान से सुनना है। ये जो सेशन है ये डीबीटी के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सीएसआर के पर्सपेक्टिव से होने वाला है। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो पिछले 4 साल के हम डिस्कस करने वाले हैं, 2017 और 2024 और 2014, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सीएसआर लेवल के क्वेश्चन है। तो मैं तुमको थोड़ा बहुत सीएसआर लेवल पे लेके जाऊंगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 24 में इस तरह के क्वेश्चंस वापस से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक आए नहीं है, तो हो सकता है कि आगे वापस से चल के वो आ जाए। चलो भैया, पहला सवाल पे चलते हैं। 2017 का पहला सवाल क्या है अपने पास में? पार्ट बी, पहला क्वेश्चन। द phenomenon of transfer of traits from a man to his grandson through his daughter is known as। ओके, क्या बोल रहा है ये? इसने बोला है कि आपका ट्रेड पास हो रहे हैं। ट्रेड कैसे पास हो रहे हैं? एक मैन है, एक आदमी है, उसके ट्रेड पास हुए उसके ग्रैंडसन को, ठीक है? ग्रैंडसन कौन है? ये ग्रैंडसन है जिसको ट्रेड मिला, आदमी वाला जो मैन है उसका ट्रेड। सो अ ट्रेड फ्रॉम अ मैन टू हिज ग्रैंडसन थ्रू हिज डॉटर, तो डॉटर होगी। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, लाइक दिस, मेल फीमेल, इस तरीके से क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड का मतलब कुछ है ही नहीं। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड का मतलब जो होता है, कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं आपके जो उस सेक्स में होने की वजह से होते हैं। मतलब मेल में कुछ ऐसे ट्रेड्स होंगे जो मेल होने की वजह से होंगे, उसको हम लोग, या फीमेल में ऑब्वियसली फीमेल होने की वजह से सेक्स इन्फ्लुएंस बोलते हैं। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स किसको बोलते हैं हम लोग? सेक्स लिमिटेड उसको बोलते हैं जो बाकी सेक्स में नहीं मिलता है। मतलब ये आपका थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हो कि जो सेक्स होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेल है तो सिर्फ मेल के अंदर ही मिलेंगे वो ट्रेड्स, और अगर वो मेल नहीं है तो हार्मोनल अरेंजमेंट्स और वो सारी चीजें होती है। अभी इधर नहीं जा रहे अपन। वाई लिंक इनहेरिटेंस ऑब्वियसली वाई क्रोमोसोम पे मिलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ म्यूटेशन वुड usually not be detected in the molecular diagnostic test that is based on the sequencing। अच्छा, किसकी सीक्वेंसिंग? ईच एक्सोन ऑफ द जीन इंडिविजुअली फ्रॉम अ मेल सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एन एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो आप एक्सोन को पिक कर रहे हो, और एक्सोन आप जानते हो क्या होगा आपका? एक्सोन में हमारे सारे के सारे कोडिंग अरेंजमेंट्स रहेंगे। मिससेंस म्यूटेशन बिल्कुल देखा जा सकता है एक्सोन के थ्रू। नॉनसेंस म्यूटेशन भी देखा जा सकता है। मिससेंस में अमीनो एसिड बदल जाता है ना अपना, डिफरेंट अमीनो एसिड आ जाता है, देखा जा सकता है। नॉनसेंस में आपका क्या होता है? स्टॉप कोडन आती है, देखी जा सकती है भी, क्योंकि आपका एक्सोन के लेंथ से पता चल जाएगा। डिलीशन ऑफ एक्सॉन ऑब्वियसली देखा जा सकता है, लेकिन इन्वर्जन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ जीन ये नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आपका एक्सॉन तो होगा, अब वो ऐसे लगा है या ऐसे लगा है इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इन्वर्जन नहीं देखा जा सकता, बाकी सारी चीजें आपकी देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्या है? A couple came for counseling following 3 first trimester miscarriages and underwent chromosomal analysis। ठीक है, तो भैया पहले 3 महीनों में उनके मिसकैरेजेस हो चुके हैं, 3, है ना? और उन्होंने जब क्रोमोसोमल एनालिसिस किया तो जो आदमी है, जो मैन है, उसके अंदर पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन देखने को मिल रहा है, और वो 46S XY होगा क्योंकि मेल है तो ऑब्वियसली। और इसके अंदर इन्वर्जन देखने को मिला है 8th पे, जो आपका P22 और Q20, सॉरी P12 और Q22। तो P आर्म Q आर्म समझते हो ना? शॉर्ट आर्म P आर्म, लॉन्ग आर्म Q आर्म, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। कौन सा क्या कारण हो सकता है इसके लिए? सो दिस इज अ नॉर्मल वेरिएंट लाइकली ऑफ नो सिग्निफिकेंस। नहीं, कभी भी इन्वर्जन जो है वो नॉर्मल इवेंट नहीं होती है, क्योंकि इन्वर्जन से क्या होता है? हमेशा इन्वर्जन से दो चीजें होती है, डिलीशन एंड डुप्लीकेशन। ये दोनों चीजें होती है, चाहे आप पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन या पैरासेंट्रिक इन्वर्जन की बात करो। इसके बारे में पहले बात करिए, बट एक बार और मैं डायग्राम दिखा दूंगा। नाउ यहाँ पे नॉर्मल तो नहीं है। दिस इज एन एबनॉर्मल क्रोमोसोम दैट वुड कॉज कॉन्जेनिटल एनोमलीज इफ ट्रांसमिटेड टू अ चाइल्ड। हाँ ठीक है, ये भी कुछ हद तक सही बोल रहा है कि एबनॉर्मल क्रोमोसोम है और कॉन्जेनिटल एनोमलीज वगैरह, ठीक है। दिस रीअरेंजमेंट माइट लीड टू क्रोमोसोम इम्बैलेंस इन एन ऑफस्प्रिंग एंड कुड एक्सप्लेन मल्टीपल मिसकैरेजेस। ठीक है, ये थोड़ा अभी तक बाकी स्टेटमेंट में, 2 स्टेटमेंट में से ज्यादा सही ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं ऑलरेडी कि डिलीशन डुप्लीकेशन से क्या होंगे? आपके क्रोमोसोमल इम्बैलेंसेस आएंगे, एंड दैट इज गोइंग टू कॉज मल्टीपल miscarriages। Now, this rearrangement might cause dicentric or acentric chromosome in an offspring
which would probably not be compatible with survival. ऑफस्प्रिंग तो अभी तक बना ही नहीं है, तो उसके अंदर डायसेंट्रिक एसेंट्रिक क्रोमोसोम का तो कोई लोड ही नहीं है, मतलब पहले से मिसकैरेज हो जा रहा है ना वो। तो अल्टीमेटली इसका जो सबसे, अब 3 स्टेटमेंट ऐसे लग रहे हैं जो हो सकते हैं, बट एट द एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट ऑथेंटिक, या तुम बोल सकते हो कि मोस्ट साइंटिफिक स्टेटमेंट जो है वो सी है। बी में और डी में बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं है, ये वर्ड्स की वजह से ये सब सही दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि ऑफस्प्रिंग तो डेवलप ही नहीं हो रहा है, तो आप ऑफस्प्रिंग के क्रोमोसोम कैसे देख रहे हो? ठीक है, देखो ये है आपके पास में पेरिसेंट्रिक, मैंने पहले बताया है ये डायग्राम। इसके अंदर आपका क्या होगा, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा, तो आई से सेंट्रोमियर इन्वॉल्व याद रखना है। और यहाँ पे पैरासेंट्रिक में आपका सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, बेसिकली आपका इन्वर्जन होता है, जैसे यहाँ पे डी बी सी का सॉरी ये डी सी बी का इन्वर्जन है ना, यहाँ पे क्या है आपका बी सी और सी बी का इन्वर्जन है। और जिस वजह से जब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है, तो जब आपकी पेयरिंग होती है, प्रॉपर क्रॉसिंग ओवर होती है, तो लूप में बन जाती है वो। और जब वो लूप में बन जाती है, तो इस वजह से आपके पास में डिलीशन और इन्वर्जन वाले, और आपके पास इधर ये पैरासेंट्रिक पेरिसेंट्रिक में डुप्लीकेशन और डिलीशन वाले इवेंट्स देखने को मिलते हैं। बस यही बात था, पेरिसेंट्रिक में पूछा था सवाल। अगला, इन अ रैंडमली ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन अफेक्ट्स वन न्यूबॉर्न इन 10,000। अच्छा, अभी कल वाले जेनेटिक वीडियो पे कमेंट आया था कि हम पता कैसे करें कि पी स्क्वायर दिया है या क्यू स्क्वायर दिया है या पी दिया है या क्यू दिया है। तो इसके लिए मैं लाइव सेशन जब लूंगा तो तुमको अच्छे से समझा दूंगा ये चीज। तो जब ये वैसे साकर सीरीज हमारी खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी, कुछ वीडियोस ही बचे इसके अंदर, जैसे ही वो खत्म होती है उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे अपनी कहानी पे लग जाएंगे। मैं 2 दिन तुम लोगों को डेफिनेटली दूंगा लाइव लेक्चर लेके, उसमें यूट्यूब पे होगा, फ्री होगा, तो उस पर अपने डाउट्स डालते जाओ ना, जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं कमेंट्स वाले वो सारे अपन सॉल्व करेंगे, और जो भी बीच में डाउट्स आते जाएंगे वैसे सॉल्व करेंगे। लाइव में हो जाएगा तो लाइव में कर देंगे, नहीं होगा तो फिर देख के बता दूंगा नेक्स्ट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दिया है या पी और क्यू दिया है, इसको देखने का सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन को ढंग से रीड करने का। कैसे? इन अ रैंडमली ब्रीडिंग पॉपुलेशन, इसमें तो कुछ भी नहीं है ऐसा खास, रैंडमली ब्रीडिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन, जब उसने कंडीशन की बात करी तो उसने डिजीज की बात करी, और डिजीज जो है वो किसी ना किसी इंडिविजुअल में ही होगी। और अगर किसी इंडिविजुअल में ही डिजीज है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि वो इंडिविजुअल डिप्लॉयड है। और डिप्लॉयड है इसका मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर आपका क्या सेटअप है, डिप्लॉयड अगर है तो उसके अंदर क्या सेटअप है आपका, क्यू स्क्वायर वाला सेटअप है या पी स्क्वायर वाला सेटअप है। आई बात समझ में? ये डिफरेंसेस हैं जो याद रखना है। अफेक्ट वन न्यूबॉर्न इन, अब वन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न पे फिर उन्होंने वापस डिप्लॉयड का इशारा दिया। अरे बात समझ में? अभी मैं बात करूंगा एक क्वेश्चन और एंड वाला क्वेश्चन है, उसमें बताऊंगा कि वहां पे क्यू कैसे पिक किया। इन 10,000 तो दे रखा है क्यू स्क्वायर 1 इन 10,000, इसको अपन 0.0001 लिख सकते हैं। अगर क्यू स्क्वायर ये है तो क्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 0.0001, और ये हो जाएगा 0.1234 ये तो हुआ क्यू। अच्छा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुमको निकालना आता है, अंडर रूट में ये 4 है पीछे डेसिमल, तो मैंने 2 में कन्वर्ट कर दिया, ये 2 इंटू 2 4 होता है, बस एक है। तो क्यू की वैल्यू आई हमारे पास में 0.001, पी कितना होगा 0.99, हम जानते हैं ना पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो पी कितना हो गया 0.99। आपसे पूछा गया था कैरियर की फ्रीक्वेंसी, तो आपको कुछ नहीं करना था, 2 इंटू 0.01, ये हो गया आपका क्यू, 2 पी क्यू होता है ना कैरियर, 2 पी क्यू, मैंने क्यू पी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 0.99। जब इसको अपन सॉल्व करते हैं, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0.0198 या 0.0198। देखो 2 डेसिमल यहाँ है, 2 डेसिमल यहाँ है, 4 डेसिमल, एक डेसिमल के पीछे 4 वैल्यूज, या 2 वैल्यू 2 वैल्यू 4 वैल्यू, सही है। लेकिन ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी किस स्केल पे होती है हमेशा, एट द स्केल ऑफ 1। हमको कितने पे चाहिए, ये 1 में इतनी फ्रीक्वेंसी है, तो 10,000 में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि पॉपुलेशन तो 10,000 की है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 0.0198, इसको मल्टीप्लाई कर देना अगर 10,000 से, तो ये कितना हो जाएगा, 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल 4 डेसिमल, 4 जीरो है, तो ये हो गया 198 पर 10,000। बट ये थोड़ी सी क्या है, ट्रिकी कैलकुलेशन है, तो मैं 198 को अप्रोक्स मान लेता हूँ कि, सॉरी 198 को हम मान लेते हैं, 198 को हम मान लेते हैं 200 इन 10,000, क्योंकि इजी रहेगा कैलकुलेट करने में, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1 अपॉन 100 को काटा तो 50, तो 1 इन 50 जो है ये आपका क्या हो गया, कैरियर की फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन तुमको आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो तैयार हो, नेट में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ मोर देन 1,000 म्यूटेशन at different site of a factor 9
दैट मैनिफेस्ट हेमोफीलिया बी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो यहाँ पे 4 वर्ड दे रखे, क्लिनिकल हेट्रोजेनिटी, एलिलिक हेट्रोजेनिटी, प्रोटीन हेट्रोजेनिटी, लोकस हेट्रोजेनिटी। क्लिनिकल हेट्रोजेनिटी जो है इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई म्यूटेशन है और उस म्यूटेशन की जो अलग अलग सीवियरिटी है, A2 1 2 3 इस तरीके से, इसका मतलब क्या है कि 1 वाला जो है वो कम सीवियर है, लेकिन सेकंड वाले में म्यूटेशन जो है वो और अलग तरीके से, जीन एक ही है, एक ही जीन है, उसके अंदर अलग अलग म्यूटेशन की जो सीवियरिटी मतलब जो डिजीज की पावर है वो अलग अलग है। अरे बस नाउ यहाँ पे क्लिनिकल हेट्रोजेनिटी के बारे में बात नहीं करी गई है, क्योंकि क्या बोला गया है, एक फैक्टर एक्स का जीन है, सॉरी फैक्टर 9 का जीन है, जिसकी वजह से हीमोफीलिया बी हो रहा है, और उसके अंदर 100 म्यूटेशंस के आसपास देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग साइट्स के ऊपर। अच्छा, एक ही जीन के जब 100 अलग अलग म्यूटेशंस होने की वजह से आपके पास में 100 उसके वेरिएंट्स बन जाए, तो क्या हम उन वेरिएंट्स को अलील्स बोल सकते हैं? बताओ भैया, एलील्स बोल सकते हैं ना? तो ये क्या हुआ आपका एलिलिक हेटेरोजेनिटी, कि भैया अलग अलग टाइप के एलील्स बन रहे हैं म्यूटेशन की वजह से, और वो अलग अलग टाइप के जो एलील्स डेवलप हो रहे हैं वो एलील्स आपके क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली हीमोफीलिया बी कॉज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हीमोफीलिया सी कैसे होता है ये भी बता दो अब। हीमोफीलिया सी, और जो ये है रॉयल ब्लड वाली जो बीमारी है वो हीमोफीलिया बी है या हीमोफीलिया सी है, ये भी बता दो। एक और चीज बता दो कि हीमोफीलिया के अंदर, हीमोफीलिया, चलो हीमोफीलिया छोड़ो, एक बेटर कुछ और पूछता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, इस क्वेश्चन पे इतना काफी है। नाउ यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हुआ आपका, एलिलिक हेट्रोजेनिटी। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपके एक ही जीन के अलग अलग तरह के म्यूटेंट्स बन रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पे लोकस हेट्रोजेनिटी, प्रोटीन हेट्रोजेनिटी तो तुम समझ ही गए होंगे भैया, प्रोटीन से तो कोई लेना देना ही नहीं है। लोकस हेट्रोजेनिटी का क्या मतलब होता है? लोकस हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है कि अलग अलग जो आपके जीन्स हैं, डिफरेंट जीन्स का म्यूटेशन होने के कारण सेम बीमारी ही हो रही है, सेम डिजीज या डिसऑर्डर ही आ रहा है, उसको बोलते हैं लोकस हेट्रोजेनिटी, या फिर एक ही लोकस पे डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग जीन मिलना, ऑब्वियसली अलग अलग इंडिविजुअल में। नेक्स्ट, इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन प्रोड्यूस डोमिनेंट फिनोटाइप व्हेन देयर इज, अगर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बना देते पहले, ये क्रोमोसोम, ये दूसरा, अच्छे से बनाते हैं थोड़ा, ये क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया, ये डिप्लॉयड हो गया। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन प्रोड्यूसेस डोमिनेंट फिनोटाइप व्हेन देयर इज, तो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कर देते हैं एक जगह, ये लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया, है ना, प्रोड्यूस डोमिनेंट फिनोटाइप व्हेन देयर इज, ओके। नाउ अभी हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस जो हुआ है वो कहाँ पे हो रहा है। सो देखो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तुम, तो यहाँ पे म्यूटेंट है और यहाँ सामने क्या है, वाइल्ड है, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बोला है और एक को म्यूटेंट बोला, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, और इस वजह से डोमिनेंट आपका फिनोटाइप आ रहा है। डोमिनेंट फिनोटाइप आने का मतलब है कि ये डोमिनेंट क्लास ऑफ म्यूटेशन के बारे में बात कर रहा है, डोमिनेंट म्यूटेशन के बारे में बात कर रहा है। और डोमिनेंट म्यूटेशन में हम ये बोलते हैं कि अगर इस तरह का हेट्रोजाइगस अरेंजमेंट बन जाए, वाइल्ड टाइप है और एक म्यूटेंट टाइप है, और एक्सप्रेशन अगर म्यूटेंट का आ रहा है, इसका मतलब ये हैप्लोसफिशिएंसी की केस है। हैप्लोसफिशिएंसी का मतलब कि एक जीन जो है वाइल्ड टाइप का वो आपके म्यूटेंट को सप्रेस नहीं कर सकता, आपको दोनों पे वाइल्ड चाहिए, दैट इज नोन एज हैप्लोसफिशिएंसी। लेकिन वहीं अगर रेसेसिव म्यूटेशन होता तो यहाँ पे क्या आता है आपका, W फिनोटाइप एक्सप्रेस करता है, और हम बोलते हैं कि ये हैप्लोसफिशिएंट है, क्योंकि एक म्यूटेट होने के बाद भी आपका एक्सप्रेशन वाइल्ड का ही हो रहा है। इसका आंसर क्या हो गया, हैप्लोसफिशिएंसी। बाकी प्लियोट्रॉपी का मतलब तुम ऑलरेडी जानते हो, वन जीन जो होता है उसके आपके मतलब ये बोल सकते हैं ना कि एक मैनी जीन्स अफेक्टिंग वन कैरेक्टर, इसको बोलते हैं क्या, प्लियोट्रॉपी, कि वन जीन अफेक्ट्स मैनी कैरेक्टर, किसको बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी। तो ध्यान रखना, वन जीन अफेक्ट्स मैनी कैरेक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी। और मैनी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक ही जीन से होते हैं तो प्लियोट्रॉपी, और बहुत सारे जीन जो होते हैं वो एक ही चीज को करते हैं तो पॉलीजेनिक, ठीक है। बहुत सारे जीन्स एक ही ट्रेट या कैरेक्टर के लिए तो पॉलीजेनिक, और बहुत सारे जीन्स को एक ही जीन से हम बहुत सारे को कंट्रोल कर रहे हैं तो प्लियोट्रॉपी, ठीक है। एपिस्टासिस हमने कल बात की थी इसके बारे में, जब आपका जीन जेनेटिक इंटरेक्शन होता है। मल्टीपल एलिज्म में हम बात कर रहे हैं कि भैया आपके पूरे पॉपुलेशन लेवल पे 2 से ज्यादा एलील्स किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगली कहानी कहा है भैया, in Mendel's dihybrid cross experiment, if the two selected traits were on the same chromosome and assuming that there is no recombination, what would be the expected genotypic frequency in the F2 generation? Okay, now देखो एक चीज समझो कि डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करी गई है और बोला गया है कि आपके वो लिंक्ड है, क्या है, लिंक्ड है, और लिंक्ड है और कोई भी रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं रहा है। जब रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है तो फिर आपका 9:3:3:1 तो होने से ही रहा, पॉसिबल ही नहीं है ये तो,
है ना। तो एक्सपेक्टेड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी, तो उसकी एक्सपेक्टेड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जो होगी आपकी वो होगी आपकी 1:2:1। और ऐसा क्यों, क्योंकि 1:3 और 1:1 इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे सीधी सीधी बात क्या है कि आपका लिंक्ड जीन्स है ना, तो लिंक्ड जीन्स में क्या होगा, एक इट्स जस्ट लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस ओनली, कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये है भले डायहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि लिंक्ड है तो वो बेसिकली मोनोहाइब्रिड बन गया, और क्योंकि लिंकेज है तो एक जैसे सेटअप हो गया ना। अरे बस समझ में, ये आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मतलब है दो जीन, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ऐसे लाइक दिस, बट ये बिहेव एज अ क्या कर रहे हैं आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिहेव कर रहे हैं। फिर आपका एक एक का कॉम्बिनेशन हो गया, एक एक कॉम्बिनेशन हो गया, बाकी आपका दो कॉम्बिनेशन जो होंगे वो क्या होंगे, इस तरीके से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो 1:2:1। या लेट्स मूव ऑन, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे को लगता है थोड़ी सी और चर्चा करने की जरूरत है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डाउट में डाल रहा हूँ, क्योंकि इसको और चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नाउ द फॉलोइंग पेडिग्री शो द इनहेरिटेंस ऑफ अ वेरी रेयर ह्यूमन डिजीज। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली मोड ऑफ इनहेरिटेंस फॉर द डिजीज ट्रेट। तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस पूछ लिया आपसे, मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव क्या है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड चाइल्ड ऑफ थर्ड टू, तो थर्ड टू ये है आपके पास में, एंड थर्ड थ्री ये है, विल बी सन एंड ऑल्सो हैव द डिजीज। देखो अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि ये पहले हो क्या सकता है, तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके क्या है। तो मैं इसके जीनोटाइप्स लिख कर डायरेक्टली बताता हूँ कहानी क्या है। अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है, अगर ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है इसका मतलब ये होगा यहाँ पे एक्स आर वाई। वाई तो ऑब्वियसली पापा से आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी से इसको एक्स आर मिला होगा, और मम्मी डिफेक्टिव है, इसका सीधा से मतलब क्या है, एक्स आर होगी मम्मा। ठीक है, अब मम्मा एक्स आर है, तो यहाँ पे आपके पास में फादर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्स आर, क्योंकि एक एक्स तो मम्मी से आएगा, मम्मी से तो चलो मिल रहा है एक्स आर, दूसरा एक्स आर तो मिलेगा ही नहीं पापा से, क्योंकि पापा क्या है, देखो अनअफेक्टेड है पापा। पापा के अंदर अगर एक्स आर होता तो पापा के अंदर इसे फिल करना होता हमको, लेकिन ऐसा तो नहीं किया हुआ। इसका मतलब क्या है, एक्स लिंक रेसेसिव तो ये नहीं है, यस एक्स लिंक रेसेसिव तो ये नहीं है। समझ में आया ना, ये एक्स आर तो मम्मी से आएगा, लेकिन दूसरा एक्स आर तो पापा से चाहिए ना, और पापा तो नॉर्मल है, पापा नॉर्मल है मतलब पापा ऐसे हैं, तो ये वाली बच्ची का यहाँ पे जो ये फीमेल है इसका अफेक्ट होना जो है गलत है, इसलिए एक्स लिंक रेसेसिव सॉरी सेक्स लिंक रेसेसिव नहीं है। हाँ वही एक्स लिंक। फिर ऑटोसोमल रेसेसिव के बारे में बात कर लेते हैं। ऑटोसोमल रेसेसिव के बारे में अगर हम बात करें तो ये पेडिग्री जो है इसमें ऑटोसोमल रेसेसिव से भी बनाई जा सकती है। जरा देख देख के बन सकती है क्या, ये हो गया ऑटोसोमल रेसेसिव। देखना कैसे बना रहा हूँ मैं पेडिग्री में। जब भी आपको रेसेसिव ट्रेट के बारे में बात की जाए तो आप क्या करो, सबसे पहले अफेक्टेड वालों को मार्क डाउन कर लो। ये हो गए, ये क्या स्मॉल है तो एक स्मॉल इधर से आया होगा, एक स्मॉल इधर से आया होगा, तो ये कैरियर रहे होंगे ऑब्वियसली। ये स्मॉल है तो एक स्मॉल इधर से आया, एक स्मॉल इधर से, ये भी कैरियर रहे होंगे ऑब्वियसली, है ना। उसके अलावा आपके पास में क्या है, हाँ ये स्मॉल है, और इधर क्या है आपका ये जो स्मॉल से ये आ गया, एक स्मॉल इधर से आया होगा और ये कैरियर रहे होंगे, और इसके बेसिस पे आपका ये जो है यहाँ पे क्या हो गया होगा, कैपिटल है और ये स्मॉल है। पेडिग्री तो इससे बन रही है, सेटिस्फाई भी हो रही है, दिख रहा है क्या, सेटिस्फाई हो रही है। स्मॉल है कैपिटल है स्मॉल है, हाँ ये भी कैपिटल स्मॉल है हो जाएगा। सेटिस्फाई तो हो रही है ये पेडिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं ऑटोसोमल रिसेसिव से। ठीक है, और इसीलिए मुझे एक दिक्कत भी है इसके क्वेश्चन के अंदर कि ऑटोसोमल रिसेसिव से अगर हम बात करें तो ऑटोसोमल रिसेसिव से क्या बना के देखता है। अभी ये तो सही है, ये वाला पोर्शन तो सही है। अब आगे अपने को देखना है कि क्या सही में 0.25 प्रोबेबिलिटी भी आ रही है क्या, और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, सन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बीमारी होना चाहिए उसको। तो हमने बोला है कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, तो जब कैपिटल है स्मॉल है, जो फादर है कैपिटल है स्मॉल है, जब ये आपका स्मॉल है के साथ क्रॉस करेगा तो स्मॉल है बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, क्योंकि बाकी कैपिटल है स्मॉल है भी तो बन सकता है ना, तो 1/2। लेकिन आपको क्या चाहिए कि सन भी होना चाहिए, और सन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सन होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/2, क्योंकि दोनों चाहिए ना, सन भी होना चाहिए और अफेक्टेड भी होना चाहिए। तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया, 1/4। 1/4 कितना हो गया, 0.25। इंटरेस्टिंगली ये सेम केस डोमिनेंट में भी लग जाएगा, और एक्चुअल आंसर की में डी को आंसर दे रखा है, बी को उन्होंने कुछ नहीं बताया है। मेरे हिसाब से शायद ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ होगा, क्योंकि अगर तुम इसको डोमिनेंट से भी बनाने जाओगे तो भी इसमें तुमको ये बन के निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में, तो इसीलिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस था। बाकी तुम अगर चेक करना है यहाँ पे मैंने कोई गलती तो नहीं करी है, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किए हैं क्वेश्चन, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ अभी।
कुछ लग नहीं रहा है यहाँ, कुछ गलती हुई है क्या? अगर हम इसको ऑटोसोमल रिसेसिव मानते हैं तो ये स्मॉल स्मॉल ये स्मॉल 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 स्मॉल, ठीक है। यहाँ से ये ए इधर से आया, एक एक ए यहाँ से आया, एक ए यहाँ से आया, ठीक है। ये वाला एक ए यहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। ये भी ऐसे, ये इधर से इधर, सही तो है। हाँ, तो ये दोनों ही आंसर सही हो सकते थे इसमें। पता नहीं उन्होंने कैसे बनाई है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 पार्ट ए, पहला सवाल। कंसिडर 3 इंडिपेंडेंट असॉर्टिंग जीन पेयर ए, बी और सी दे दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट, ओके। तो देखो यहाँ पे पेरेंट क्या दे रखा है आपको, कैपिटल ए स्मॉल है क्रॉसिंग विद कैपिटल है, जिससे आपको कैपिटल ए वाला ऑफस्प्रिंग बनाना है। तो अभी पीछे अपन ऐसा तो देख क्या है, स्मॉल है था, कैपिटल है, जब कैपिटल ए के साथ क्रॉस करेगा, कैपिटल ए के साथ क्रॉस करेगा, तो दो पॉसिबिलिटी बना सकता है। यहाँ से तो गैमेट एक ही बनेगा, यहाँ से दो गैमेट बनेंगे क्योंकि हेटेरोजाइगस है। तो या तो ये बन सकता है कैपिटल ए, या ये बन सकता है कैपिटल ए स्मॉल है। हमको यहाँ पूछा कैपिटल ए तो 1/2 हो गया है। फिर कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉसिंग विद कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी क्या बनने के चांसेस कितने, 2/4 हो गया है ना, बेसिक मोनोऑर्बिट क्रॉस। कैपिटल सी स्मॉल सी बनने के चांसेस 1/2। अरे बात समझ में, 1/2 इसके बेसिस पे आप सॉल्व कर लो इसको। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी क्या अपन ने, रुक जाओ एक मिनट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग इज कैपिटल ए, ठीक है, ये तो सही है। कैपिटल बी स्मॉल सी, हाँ ये सही है ये बात तो। इधर ये है, इधर ये 1/2 सही है। हाँ, सो ये एक से कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया अपने पास में 1/8 है ना, 1/8 होना चाहिए इसका आंसर, और क्या, सिंपल है। आई बात समझ में, इट इज 1/8। 1/8 का दे रखा ये 1/8। 3/4 भी हो सकता है यार, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो, नहीं बट नहीं हुआ। सही है, 1/8 ही है भैया। आगे बढ़ो। नाउ गिवन दैट हस्बैंड एंड वाइफ आर बोथ हेटेरोजाइगस फॉर अ रिसेसिव एलील फॉर एल्बिनिज्म, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ दोनों को बना दो रिसेसिव फॉर एल्बिनिज्म, ये बना दिया एल्बिनिज्म के लिए। If they have dizygotic twins, the probability that both the twin will have the same phenotype for pigmentation will be। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, डायजाइगोटिक मोनोजाइगोटिक। तो पहले अपन समझ लेते डायजाइगोटिक मोनोजाइगोटिक कैसे चलता है। देखो, जब भी ट्विन्स होते हैं तो ऑब्वियसली जैसे तुमको नाम से समझ में आया होगा, मोनोजाइगोटिक हो सकते हैं या डायजाइगोटिक हो सकते हैं। तो बेसिकली मोनोजाइगोटिक के लिए एक जाइगोट चाहिए और उसी से दो ट्विन्स बना लोगे आप। डायजाइगोटिक के लिए आपको दो जाइगोट चाहिए अलग अलग और उससे आप दो ट्विन्स बनाते हो। टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी, 3 टोटल कॉम्बिनेशन हो गए, 2 डायजाइगोटिक आ रहा है और एक मोनोजाइगोटिक आ रहा है। तो मोनोजाइगोटिक बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/3, डायजाइगोटिक बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/3। तो जब भी इस तरह का सवाल आए इन प्रोबेबिलिटी को भूलना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है इसको साथ में। नाउ आपको क्या बोला है कि कहानी क्या है। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस है, आपको ऑलरेडी बोल दिया गया है कि डायजाइगोटिक ट्विन्स है, मतलब ये एक श्योरिटी है। क्या है ये, श्योर इवेंट है। और व्हेन देयर इज अ सर्टेन और श्योर इवेंट यू डोंट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। सो इन दिस क्वेश्चन वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दिस 2/3 एज अ प्रोबेबिलिटी, बट या वो एक्चुअली की जा सकती है। अगर आपको कुछ बोला नहीं गया, उन्होंने सिर्फ ट्विन्स बोला है, तो आपको मानना पड़ेगा मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक और दोनों को फिर प्लस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, या का कॉम्बिनेशन होगा ना। नाउ यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी फिनोटाइप जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, सेम फिनोटाइप होना चाहिए दोनों के लिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि डिजीज होना चाहिए, मतलब एल्बिनिज्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सेम फिनोटाइप इज द रिक्वायर्ड, है ना। सो अगर हमारे पास में हेटेरोजाइगस है, क्या बोला था हेटेरोजाइगस, मैंने यहाँ पे ये गलत सुना है, हेटेरोजाइगस बोला है, तो कैपिटल है स्मॉल है, ये हमारे हेटेरोजाइगस हो गए। आप चाहते हो कि जो दोनों पेरेंट, अब जो दोनों ट्विन्स हो वो सेम फिनोटाइप के हो। पहले हम चाहते हैं कि अफेक्टेड होंगे, तो अफेक्टेड कैसे होंगे, दो हैं 1/4 इंटू 1/4, क्योंकि एल्बिनिज्म कब होगा स्मॉल स्मॉल, और वो कितनी बार आता है 1/4 टाइम्स आता है। अनअफेक्टेड भी लिखना पड़ेगा ना, फिर अनअफेक्टेड कितना हो गया, पहले वाले का अनअफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी 3/4, दूसरे वाले के अनअफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी 3/4, और ये दोनों में से कोई भी पॉसिबल है, और ये दोनों में से कोई भी पॉसिबल है, या तो दोनों अफेक्टेड हो सकते हैं या दोनों अनअफेक्टेड भी हो सकता है। तो ये हो गया 1/16 और ये क्या हो गया 9/16, और जब होता है तो क्या लगाते हैं अपन, प्लस रूल लगाते हैं, प्लस लगा दिया तो 1/16 प्लस 9/16, एलसीएम कितना ले लिया आपका 16, 16
1 जा 1, 16 डिवाइडेड बाय ये, दिस इज 16 डिवाइडेड बाय, पता है ना कैसे करते हैं इसको, इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 16, 10 अपॉन 16 आ गया तो 10 से कैंसिल कर दो इसको, तो 5/8, दिस इज द आंसर। 5/8 कहाँ है भैया, ये रहा, 5/8 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, ये डायजाइगोटिक मोनोडाइगोटिक आया समझ में आया होगा। अगला सवाल क्या है जरा देख लेते हैं उसको भी। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, इन अ फैमिली विद 3 चिल्ड्रन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर बॉय एंड 1 इज गर्ल। अब इसको तुम ऐसे बना सकते हो, इसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लूंगा। मैंने कल तुमको बताया था बाइनोमियल थ्योरम यूज कैसे की जाती है ना, n फैक्टोरियल अपॉन s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल वगैरह वो सब मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। टोटल नंबर कितने हैं, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 3 बच्चे हैं, 2 होना चाहिए उसमें क्या बॉयज 2 फैक्टोरियल और 1 होना चाहिए लड़की, है ना 1 फैक्टोरियल। फिर हमने क्या बात की थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इवेंट, तो 1/2 है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, और 2 लड़के होने की प्रोबेबिलिटी टू द पावर 2 हो गया ये, और 1/2 टू द पावर 1 हो गया ये। 2 फैक्टोरियल 2 into 1 और ये 3 into 2 into 1, तो यहाँ से निकला 3, क्योंकि बचा कुचा तो सब कैंसिल आउट हो गया ना बचा कुचा, और यहाँ पे क्या है ये 1/2 into 1/2, तो ये हो गया 1/4, और ये वापस से क्या आ गया 1/2, तो ये कितना हो गया 3/8। 3/8 ऐसे चांसेस है जिसमें 2 लड़के हों और 1 लड़की हो। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस इज सीन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिंपल क्वेश्चन है एआर, कौन से क्रोमोसोम पे होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, मैंने पूछा था कल, वैसे तुम लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया ढंग से उस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या बोला है, अ हीमोफिलिक मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमन, ठीक है कर देते हैं, हीमोफिलिक मैन marries a normal woman. They have a daughter who does not show symptoms of hemophilia. उनकी एक बच्ची हुई है और उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है। इफ शी मैरीज अ हीमोफिलिक मैन, अब ये लड़की जो है ये एक हीमोफिलिक मैन से शादी करती है, ये करवा दी, तो ये है XHY, ये भी है XHY, ये आपकी एक नॉर्मल फीमेल है तो ये हो गई XX, और ये क्या हो गई कैरियर XHX, क्योंकि एक X इधर से और पापा के पास तो डिफेक्टिव X के देने के लिए। अब आपसे पूछा गया है What will be the probability of their son displaying symptoms of hemophilia? अब जब आपको सन बनाना है तो सन बनाने के लिए तो आपको इधर से y मिलेगा, तो या तो आप XHY वाला बना लो या फिर आप XY बना लो, XY यहाँ से आ गया XHY यहाँ से आ गया, y तो दोनों तरफ से आ ही रहा था, तो 50-50 हो गया कि नहीं हो गया, तो दैट इज द रीजन 50% इज द आंसर। लेट्स मूव ऑन नाउ 2016 पार्ट बी, पहला सवाल, पता नहीं क्यों थकान थकान से लग रही है यार, चलो आगे बढ़ते हैं। 1000 colorblind males underwent random mating with 1000 normal females, जो कि कैरियर ना तो कैरियर है ना ही कलर ब्लाइंड है, तो 1000 colorblind male crossed with normal female, ये क्रॉस है हमारे पास में। हाउ मेनी जनरेशन द एलील फ्रीक्वेंसी इन बोथ द सेक्स इन द पॉपुलेशन विल रीच इक्विलिब्रियम, कितना जनरेशन लगेगा जिसमें आप क्या करते हो, आप बोल रहे हो कि भैया ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज तो तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगी कि यहाँ पे रैंडम मैटिंग चल रही है, तो जब रैंडम मैटिंग चलेगी तो पहली बार जब जनरेशन जाएगी तो क्या होगा आपका XCX, ये एक तो अरेंजमेंट बनेगा और एक बनेगा XY, ये बनेंगे 2 अरेंजमेंट और कोई दूसरा अरेंजमेंट बनेगा ही नहीं। फिर और आगे बढ़ेंगे और बढ़ते 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 आपका धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी, और इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है अगर आपको तो हमको बहुत सारी जनरेशन चलती है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका जो ये ट्रेट है ये एक्स लिंक ट्रेट है, ये क्या है कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक ट्रेट है, और एक्स लिंक ट्रेट में इक्विलिब्रियम आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मेल के अंदर जो एक्स है वो 2 नहीं है, 1 है, और फीमेल के अंदर जो है आपके पास में 2 एक्स है, तो ये इक्विलिब्रियम इतनी इजीली नहीं आएगा, इसी वजह से जो मैक्सिमम नंबर है उसके आसपास ही अपने को लगाना पड़ता है। यहाँ पे लिखा मोर देन 3 और वही इसका आंसर है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अगला सवाल क्या है सर, वो भी देख लो। अगला सवाल है, इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस एलील आई ए एंड आई बी आर कोडोमिनेंट, हाँ ऑब्वियसली बात सही है, एंड बोथ आर डोमिनेंट टू द एलील आई, ये भी जानते हैं अपन। इफ द टाइप बी विद जीनोटाइप आई बी बी, तो आई बी आई ऐसा लिख दिया मैंने, वुमेन मैरीज अ टाइप ए विद जीनोटाइप, ओके, इसकी शादी हुई है ए वाले ब्लड ग्रुप के साथ में, द प्रोबेबल चिल्ड्रन ऑफ द कपल वुड बी ऑफ द टाइप, तो इसके अंदर चारों पॉसिबल है, आई बी आई ए है ना, आई जी को लिख दिया एंटीबॉडी, आई बी आई ए से ए बी ब्लड ग्रुप बन सकता है, आई बी आई से आई बी आई बी ब्लड ग्रुप बन सकता है, ये आई आई के मिलने से आई आई बन सकता है, मतलब ओ ब्लड ग्रुप बन सकता है, और ये आई के
ए से मिलने से आई ए बन सकता है, ए ब्लड ग्रुप बन सकता है। तो आई बी बन सकता है, सॉरी आई बी क्या, ए बी भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, ए भी बन सकता है, और आपका रिप्रेसिंग मतलब जो ओ ब्लड ग्रुप वो भी बन सकता है। इसलिए आंसर क्या हो गया, ए बी ओ एंड ए बी। नेक्स्ट, in a population which is in Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of the recessive allele for a certain genetic trait is 0.40। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली वर्ड यूज कर लिया, फ्रीक्वेंसी मतलब हैप्लॉइड पे ही बात की जा रही है। रेसेसिव एलील दिया है तो Q इज इक्वल्स टू दे रखा है 0.4 और P कितना हो जाएगा फिर 0.6, तुम जानते ही हो। तो व्हाट परसेंट ऑफ द इंडिविजुअल वुड बी एक्सपेक्टेड टू शो द डोमिनेंट ट्रेट इन द नेक्स्ट जनरेशन। देखो अब यहाँ पे पूछा गया है कि कितने परसेंटेज इंडिविजुअल होंगे। परसेंटेज इंडिविजुअल मतलब आपसे डिप्लॉयड पूछ लिया, दिया हैप्लॉइड है, पूछा डिप्लॉयड है ना, ध्यान रखना इस चीज का। तो आप क्या करो, सिंपल तरीका है, आपको पूछा है कितने डोमिनेंट फिनोटाइप शो करेंगे, आप निकाल लो कितने रेसेसिव फिनोटाइप शो करेंगे। तो Q की वैल्यू दे रखी है आपको, तो Q की वैल्यू अगर 0.4 है तो Q स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 0.4 0.16। ये है फ्रीक्वेंसी Q स्क्वायर की, किसमें, पॉपुलेशन में। लेकिन हमको किस पे चाहिए, हमको चाहिए आपकी किसके ऊपर, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में चाहिए तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 100 से। तो 16% ऐसी पॉपुलेशन है जो रिसेसिव ट्रेट Q स्क्वायर को एक्सप्रेस करेगी। बची कितनी, 100 में से 84 बची। ये जो 84% है ये क्या करेगी, ये डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करेगी। आई बात समझ में। ये एक बहुत ही आसान तरीका था कि आप डायरेक्टली क्या करो, नेगेटिव अप्रोच लगा के उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। बाकी हाँ, तुम ऑलरेडी ये बात तो जानते ही हो कि Q दे रखा है, फिर P दे रखा है, फिर तुमको डोमिनेंट कैपिटल A के लिए काम करना है तो तुम P स्क्वायर प्लस 2PQ का सेटअप लगाते हो। फिर सारा वैल्यू तो दे ही दी है तुमको सारी, बस पुट करना है तो भी आंसर उतना ही आएगा, 84% ही आना है। कॉमन सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, color blindness in human is a sex-linked recessive trait. If two individuals with normal color vision has a colorblind son, what will be the genotype of the parent? ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि दो, एक बच्चा है, एक सन है, बेसिकली उसको ये कॉम्बिनेशन मिला है XCY, मतलब वो कलर ब्लाइंड है ना। तो आपको बताना है कि सेटअप क्या होगा इसका। तो ऑब्वियसली पापा से दिया होगा Y, तो पापा ने तो Y दिया होगा, तो पापा का तो Y हो गया डेफिनेटली, यहाँ पे दे ही रखा है बनने, है ना। तो पापा क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, ठीक है। और इधर आ जाते हैं अपन मदर, तो मदर क्या होंगी आपकी, मदर के सेट में अगर बात करें तो वो होंगी आपकी कैरियर। और इसके बेसिस पे हम बात कर सकते हैं कि आपका ये पूरा का पूरा सेटअप है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो यही है, मदर इज योर XC, मतलब डोमिनेंट है तो मतलब ये कैरियर हो गई। और यहाँ पे ये डोमिनेंट है, पूरा का पूरा डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ हेटेरोजाइगस है ना, ये डोमिनेंट है, रिसेसिव है, तो कैरियर होगी, ये लिखा हुआ कैरियर XCX, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या है, a human is phenotypically female but their interface somatic nuclei do not display the extension of existence। okay, एक ह्यूमन फिनोटिपिकली फीमेल दिख रहा है, लेकिन जब उनके इंटरफेस सोमेटिक न्यूक्लियाई को देखते हैं तो वहां पे हमको बार बॉडीज नहीं दिखती है। तो बार बॉडीज बेसिकली डोजेस कंपनसेशन के बारे में बात करती है, जिसमें हम बोलते हैं कि क्योंकि फीमेल के पास में क्या है, आपका क्या है, 2X क्रोमोसोम है ना। तो 2X क्रोमोसोम है, इस वजह से हम क्या करते हैं, एक क्रोमोसोम को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं और बंद कर देते हैं साइलेंसिंग मैकेनिज्म से, मिथाइलेशन के थ्रू। यहाँ पे बार बॉडीज उसी के बारे में बात हो रही है, लेकिन आपको बार बॉडी तो दिख ही नहीं रही है ना। तो क्या होगा इसका मतलब कि एक X कम है, और अगर एक X कम है तो ये होता है आपका टर्नर सिंड्रोम। So this is Turner syndrome that we talk about like this, X045। Next question, again a pedigree, very interesting question. For the pedigree depicted below, which model of inheritance cannot be possible? देखो पूछा क्या है, कैन नॉट बी पॉसिबल। तो एक चीज का ध्यान रखो कि जब भी पेडिग्री सॉल्व करते हो तो कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो कि क्या मेल्स और फीमेल्स जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल नंबर में अफेक्टेड है। अगर हाँ तो इसका मतलब वो सेक्स लिंक्ड नहीं है, मोस्टली वो ऑटोसोमल है। अगर कोई पर्टिकुलर सेक्स ज्यादा अफेक्टेड दिख रहा है पेडिग्री में, तो आपको मानना चाहिए कि वो सेक्स लिंक्ड की तरफ ज्यादा है, ऑटोसोमल थोड़ी कम है। और फिर उसके बाद में आपको जानना चाहिए कि वो आपकी डोमिनेंट है या रेसेसिव है, ऑटोसोमल और एक्स लिंक पकड़ने के बाद। दूसरी चीज, वो स्किप ऑफ जनरेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट टू थर्ड, वो बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बहुत सारी ऐसी पेडिग्री जो आपकी रेसेसिव में भी बन जाएगी और डोमिनेंट में भी बन जाएगी, एक अभी बना के बताइए, इसलिए इस बकवास में नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, क्या है कहानी जरा देख लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या नहीं हो सकता ये पूछा है ना। सो अपन शुरू करते हैं फटाफट से, एक्स लिंक डोमिनेंट है। अच्छा, यहाँ एक्स लिंक रेसेसिव पॉसिबल नहीं है, वैसे अगर तुम ध्यान दोगे तो ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है एक्स लिंक रेसेसिव। देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा जो सेटअप है, इसमें हर बार जो पेरेंट है वो अफेक्टेड है। यहाँ पे भी पेरेंट अफेक्टेड है, यहाँ पे पेरेंट अफेक्टेड है, यहाँ पे पेरेंट अफेक्टेड है, और पेरेंट अफेक्टेड है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है।
सो इसीलिए यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, अब इसके जीनोटाइप बना के देखना, कि बना के बताऊं, चलो बना के बता देता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट कि ये पहला है आपका एक्स लिंक डोमिनेंट। मैं डायरेक्ट एक्स लिंक रेसेसिव बना के बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है उसका आंसर वही है। एक्स लिंक रेसेसिव में इसको होना चाहिए था एक्स आर सॉरी एक्स आर वाई, नॉट एक्स आर वाई। अब एक्स आर वाई है तो वाई तो पापा से मिल गया और मदर क्या है इसकी, एक्स आर है। अब मदर जो है एक्स आर है तो यहाँ पे फादर जो है वो क्या है आपका एक्स आर होना चाहिए ऑब्वियसली, ये तो ठीक है एक्स आर वाई ही है। लेकिन अगर इधर देखें हम और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस देखोगे तुम कि यहाँ पे आपका ये एक्स आर है क्योंकि जो फीमेल है वो अफेक्टेड है, लेकिन जो फादर है वो अफेक्टेड नहीं है। तो ये एक्स आर आया कहाँ से, एक दूसरा मदर अफेक्टेड है वो तो समझ में आ रहा है कि मदर ने दे दिया, लेकिन दूसरा वाला एक्स आर कहाँ से आया, क्योंकि फादर तो अफेक्टेड है ही नहीं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक्स लिंक रेसेसिव या पॉसिबल नहीं है। बाकी तुम अगर ट्राई करोगे तो ये बाकी सारे बन जाएंगे, मैंने ट्राई करके देख लिए हैं, ये तीनों ही बन जाएंगे। ट्राई इट आउट, इसके ये जीनोटाइप लेने की कोशिश करो, नहीं बनता है तो फिर बताना कमेंट में, हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू 2015। इसमें काफी सारे सवाल है 15 और 14 में। पहला क्वेश्चन, if there are 3 children in the family then the probability that there is only one child in the family is। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कॉमन सेंसिकल है बट अच्छा सवाल है, जरा देखते हैं इसको। ठीक है, देखो अगर हम बात करें कि 3 बच्चे हैं, जरा मैं पानी पी लूं फिर चालू करते हैं आगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इफ देयर आर 3 चिल्ड्रन इन अ फैमिली, तो 3 चिल्ड्रन है और हम चाहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है कि उसके अंदर एक गर्ल हो पूरे बच्चों में, तो 2 क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। तो एक गर्ल होना चाहिए, तो एक गर्ल हो गई, 2 बॉयज हो गए, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एक बॉय हो जाए फिर एक गर्ल हो जाए फिर एक बॉय हो जाए, और फिर क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कि 2 बॉयज हो जाए और एक गर्ल हो जाए। लेकिन अगर तुम इंटरेस्टिंगली समझ रहे हो थोड़ा, तो ये 3 ही पॉसिबिलिटी है टोटल। लेकिन ये वाली पॉसिबिलिटी, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ये वाली पॉसिबिलिटी और ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो सिमिलर है, क्योंकि इसमें गर्ल जो है वो स्विच कर रही है। ये वाली पॉसिबिलिटी थोड़ी अलग है, बॉय गर्ल बॉय, लेकिन यहाँ गर्ल बॉय बॉय और बॉय बॉय गर्ल ये सिमिलर है, सेम है। एज वाइज कुछ नहीं बोला उन्होंने, ध्यान देना यहाँ पे ना, बस एक गर्ल होना चाहिए ये उन्होंने कहा था। एज वाइज कुछ बोला नहीं तो हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो बॉय बॉय गर्ल और गर्ल बॉय बॉय ये सेम है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी आपकी 2/3। टोटल पॉसिबिलिटी तो 3 है, लेकिन एक ओनली वन गर्ल होने की चांसेस यहाँ पे क्या है 2/3। तो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये, बहुत ज्यादा इसमें टफ नहीं था, ये थोड़ा सा है ना इन्होंने इंग्लिश के साथ प्ले किया है और कुछ भी नहीं है। सेक्शन ए का क्वेश्चन है ना, इफ देयर आर 3 चिल्ड्रन इन द फैमिली देन द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज ओनली वन गर्ल चाइल्ड इन द फैमिली इज। हाँ, बाकी के केसेस क्या होंगे, बाकी के केसेस जो है टोटल 8 केसेस होंगे इसके अंदर। अगर तुम बनाओगे इसको तो इसको ट्राई करके देखना, तो यू विल गेट इट कि हाँ ये क्या बात करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an individual has a genotype, okay genotype दे दिया है, assuming independent assortment what frequency of gamete will have the genotype, okay आगे फिर gamete का genotype दे दिया है। तो भैया कैपिटल ए स्मॉल ए एक हेट्रोजाइगस हो गया, कैपिटल बी स्मॉल बी दूसरा हेट्रोजाइगस हो गया, स्मॉल से स्मॉल डी हेट्रोजाइगस नहीं है, स्मॉल डी भी हेट्रोजाइगस नहीं है, कैपिटल ए स्मॉल ई भी आपका कैपिटल ई स्मॉल ई हेट्रोजाइगस है। यहाँ से 2 गैमेट बन सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ से भी 2 गैमेट बन सकते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ से भी 2 गैमेट बन सकते हैं कैपिटल ई स्मॉल ई, यहाँ से एक ही गैमेट बनेगा सी और यहाँ से स्मॉल डी। ठीक है, मतलब स्मॉल सी स्मॉल डी। तो बेसिकली पूरी की पूरी कहानी की अगर अपन बात करें तो हमको एक गैमेट चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 क्योंकि सारे क्या है रिसेसिव है, इसकी 1 और इसकी भी 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1/2 1/8, तो किससे हो गई आंसर 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी, यहां से पार्ट बी शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल क्या है सर पार्ट बी का, जरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज नॉट एक्स लिंक्ड, सीधा सीधा आपका स्विर्स सिंड्रोम, आई डोंट नो इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, ढूंढा था लेकिन अजीब सा था, तो स्विर्स सिंड्रोम ये आपका वाई लिंक्ड है, ठीक है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में आता है ये वाई लिंक्ड डिसऑर्डर में आता है, ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं है ये, ठीक है ये बात ध्यान रखना है, इट इज नॉट एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, इट इज वाई लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगला सवाल, अगले सवाल की कहानी पे चलते हैं सर। नलिसोमी, नलिसोमी किसको बोलते हैं, 2n-2 को नलिसोमी कहा जाता है, 2n-2 को नलिसोमी कहा जाता है। तो इसमें देखो कहाँ लिखा हुआ है, लॉस ऑफ वन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज नलिसोमी। नेक्स्ट,
A mother and a father both cystic fibrotic carrier. Okay, cystic fibrosis carrier है मतलब ऐसे हैं क्योंकि ये autosomal recessive disorder है. Have two children that do not suffer from CF. Okay, the probability of the third pregnancy producing a child with the disease. तो कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, ये दोनों कैरियर हैं, इनका बच्चा होने वाला है तीसरा, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए तो 1/4 तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी हो गई है ना, तो 1/4 इसको रेशियो में लिख दोगे तो 1:4. नेक्स्ट, A cytological representation of the Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome में क्या होता है आपका 47 अरेंजमेंट होता है और XXY बनता है. आपसे बोला है कि साइटोलॉजिकल क्या होगा, तो आपके यहाँ पे ऑटोसोम और अलग अलग लिखना है, तो ऑटोसोम हो गए 44 और XXY आपका क्या हो गया है टोटल 47 क्रोमोसोम्स हो गए क्लाइनफेल्टर में. अगला, The HFR strain of E. coli is crossed with F- strain. Recombinant obtains R. देखो जब भी आप HFR की बात करते हो तो HFR क्या होता है, ये आपका बैक्टीरिया है, सपोज ये इसका प्लाज्मिड है और इसके अंदर आपका क्या लगा हुआ है, ये HFR जीन लगा हुआ है, मतलब आपका ये जो ये है प्रोसेस, मतलब बैक्टीरियल जीनोम जो है उसके अंदर आपका प्लाज्मिड एफ प्लाज्मिड जाके इंटीग्रेटेड हो गया है, तो ये इंटीग्रेटेड एफ प्लाज्मिड है और ये क्या है आपका, ये बैक्टीरियल जीनोम, बैक्टीरियल जीनोम. नाउ जब आप इसको इंसर्ट करवाते हो एक ऐसे प्लांट ऐसे बैक्टीरिया के अंदर जिसके अंदर क्या है आपका ये प्लाज्मिड नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है पूरी तरीके से प्लाज्मिड नहीं जा पाता है ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन, और इस वजह से यहाँ पे टुकड़े ही आ पाते हैं कुछ प्लाज्मिड के, और वो जो टुकड़े भी होते हैं वो टुकड़े जो होते हैं वो कंप्लीटली तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि यार ये तो है ना HFR, और जब आप F- स्ट्रेन के बारे में बात करते हो तो आपको कभी भी F+ नहीं मिलता, क्योंकि कभी भी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है या कंप्लीट ट्रांसफर कॉन्जुगेशन के थ्रू नहीं हो पाता है, और इसी वजह से हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपका क्या होना ही होना है, रेयरली F+. ऑलवेज F+ नहीं कहा जा सकता, ऑलवेज HFR+ बिल्कुल भी नहीं, और रेयरली HFR भी नहीं कहा जा सकता, हमको पता नहीं उसके बारे में ज्यादा. नाउ अगला सवाल क्या है, अ क्रॉस बिटवीन टू ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, वन विद डार्क ब्लू फ्लावर एंड अनदर विद ब्राइट व्हाइट फ्लावर. तो एक ब्लू फ्लावर है और एक व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट है, इनकी क्रॉसिंग कराई और हमको लाइट ब्लू कलर देखने को मिला. मैंने कल भी बताई थी ये बात कि कोई नया कलर आ जाए या कोई नया ट्रेट आ जाए उसका मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. नेक्स्ट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तुमने कर ही लिया होगा प्लांट फिजियो में. अगला क्या है, जीन्स लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉलो मेंडल्स लॉ. मेंडल्स लॉ कौन फॉलो नहीं करता है, न्यूक्लियस वाले तो करते हैं. तो साइटोप्लाज्म में कोई आपका जीन्स होता है, नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, तो न्यूक्लियस गलत आंसर है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया. 2 and 3 देखो ये रहा 2 and 3 थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following statement is incorrect for cystic fibrosis? Cystic fibrosis. तो cystic fibrosis के बारे में ध्यान रखने वाली बात कि ये किस आयन का ट्रांसपोर्ट कराता है, और ये तुम मुझे बताओगे कि किस आयन का ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. It results in reduced secretion of sodium chloride in salt. It results in increased secretion. Yeah, this is the case. It results in reduced secretion. जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा रिलीज होने लगता है और सोडियम क्लोराइड होता है रिलीज नहीं हो पाता है आपके स्वेट में, और यही कारण होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में. लेकिन क्या रिड्यूस हो जाता है क्या, एंड द आंसर इज नो. यहाँ पे आपसे पूछा था इनकरेक्ट, और यहाँ पे जो ये है ये इनकरेक्ट ही है, क्योंकि जब किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है तो उसका जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नमक को एक्सक्रीट आउट करते हैं, और इस वजह से बहुत ज्यादा नमकीन हो जाता है वो उस आदमी का या उस औरत का जो स्वेट होता है, किसकी वजह से, सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से. ठीक है, नेक्स्ट. तो दो बातें याद रखनी है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, वैसे मैं बता देता हूँ. चलो, एक बात है जैसे स्वेट ग्लैंड्स वगैरह, यहाँ पे वो क्या करते हैं, आपका वाटर जो होता है, वाटर जो होता है उसके बारे में बातचीत करने के लिए वहां पे वाटर कम करते हैं, और कुछ जगह पे जैसे आपकी इंटेस्टाइनल गट वगैरह और ये सारी चीजें जो है इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, यहाँ पे हम वाटर लेवल को बढ़ाते हैं, या हम जहाँ पे म्यूकस को पतला करते हैं तो हम वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ाते हैं, तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम. तो यहाँ पे CAG रिपीट्स के बारे में जो बात लिखी है ये गलत है, बाकी पूरी की पूरी सही है क्योंकि CGG रिपीट से चलता है. CAG रिपीट कहाँ पे देखने को मिलता है, कोई बता सकता है एनीवन? CAG रिपीट्स हम कहाँ पे बात करते हैं, फादर टू सन ट्रांसमिशन सही है, CG सही है, सिम्टम्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन भी सही है. ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following can help if two mutations are allelic. अगर दो म्यूटेशन एलिलिक है तो आप इसको कैसे देख सकते हो, इसके अंदर मेरे हिसाब से कुछ दो स्टेटमेंट्स जो हो सकते हैं वो प्रॉपर हो सकते हैं, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो ज्यादा बेटर है. पहला ऑप्शन बोलेगा लैक ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द टू म्यूटेंट्स. तो अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा मतलब वो क्या होंगी आपकी अल्टीमेटली एक जैसी होंगी, लेकिन एक जैसी के अंदर रिकॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, हो तो सकता है, तो फिर ये वाला स्टेटमेंट जो है इसके अंदर प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इस वजह से हम बोलेंगे कि यार ये ऑप्शन नहीं हो सकता.
सेकंड ऑप्शन को देखो तो द टू म्यूटेंट्स डू नॉट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड या दिस इज द केस। अगर आपका दो जगह आपने म्यूटेशन करवाया, म्यूटेशन 1 यहाँ पे करवाया, म्यूटेशन 2, ये दोनों अलग अलग पोजीशन पे काम कर सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और आपका फिनोटाइप दे देंगे। लेकिन अगर ये एक ही एलील पे दोनों म्यूटेशन है तो आपका फिनोटाइप यहाँ पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाएगा। एंड दैट्स व्हाई जो सेकंड ऑप्शन है द टू म्यूटेंट्स डू नॉट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ये आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकता है कि आपके क्या है, दोनों एलीलिक है। क्या है? एलीलिक, मतलब एलील्स पे म्यूटेशन है एक ही जीन की। एन इंडिविजुअल हैज अ जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल बी, बना लेते हैं इसको जीनोटाइप को। बनाने का तरीका देखना, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, है ना। ये तो दोनों जीन से ये लिंक्ड है और सिस फॉर्मेशन में, तो मैंने सिस में ही बनाया, दोनों आपके डोमिनेंट ऊपर ये नीचे, और ये 5 सेंटीमॉर्गन से दूरी पे है। What percentage of gametes will have the genotype AB? अब क्या किया आपने, अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपके पास में रिकॉम्बिनेंट्स कितने बनते हैं गैमेट्स में, 5 सेंटीमॉर्गन है, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो गई 5%। 5% रिकॉम्बिनेंट्स में आपके पास में कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी दोनों आएंगे, तो 2.5% दोनों का हो गया, 2.5% ये हो गया और 2.5% ये हो गया। अब बचा कितना, पेरेंटल टाइप की अगर अपन बात करते हैं, पेरेंटल टाइप, तो आपका पेरेंटल टाइप जो है इसमें आपके पास में क्या है, 95% है, और पेरेंटल टाइप में दो चीजें आएंगी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका भी आधा आधा होगा, जैसे यहाँ आधा आधा हुआ, तो ये होगा 47.5, ये भी कितना होगा 47.5, तो आंसर कितना हो गया 47.5। समझ में आ रही बात, क्लियर ही है, इतना कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आसान क्वेश्चन था, सीधा सीधा। अगला, color blindness is an X-linked recessive character. A colorblind man and his wife with normal vision have a colorblind daughter. Colorblind male है, I mean man है, उसकी जो डॉटर है वो नॉर्मल है, उनकी जो सॉरी उनकी जो उसकी जो वाइफ है वो नॉर्मल है, और उनको जो बेटी हुई है वो कलर ब्लाइंड हुई है। अगर वो कलर ब्लाइंड है मतलब वो इस तरीके से होगी, XR, मतलब एक XR इधर से भी आया है, मतलब ये कैरियर है, और ये तो बेचारा आपका अफेक्टेड है ही, ठीक है। What is the probability that their newborn son would be colorblind? नया बच्चा जो उनका बेटा होने वाला है उसके कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। यहाँ से तो वाई चीज मिलेगा बेटे को, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे कितनी हो गई XR, इस वजह से कितना हो गया ये 1/2, डायरेक्ट क्वेश्चन 1/2 है इसकी प्रोबेबिलिटी। अगला, alkaptonuria is a metabolic disorder controlled by recessive autosomal allele. The frequency of alkaptonuria in the ethnic population is around about 1 in a million persons. What is the proportion of heterozygous carrier in the population? अभी अच्छा सवाल है, मजा आएगा इसको सॉल्व करके, जरा इसको ध्यान से देखना, ठीक है। देखो अल्केप्टोन्यूरिया का दे दिया है हमको, अब वापस से तुम्हारा वो p स्क्वायर q स्क्वायर p q याद रखो। देखो अल्केप्टोन्यूरिया इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कंट्रोल्ड बाय रेसेसिव ऑटोसोमल एलील, ये हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्केप्टोन्यूरिया इन द एथनिक पॉपुलेशन इज अबाउट 1 in a million। अब 1 in a million क्या है, ये इंडिविजुअल्स ही होंगे ना, तो ये क्या दिया इन्होंने q स्क्वायर दिया, तो q स्क्वायर कितना दिया है 1 in a million, 10⁶ होता है ना मिलियन, तो ये हो गया। अब इसके बाद में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा ये 0.000001, ये हो गया क्यू स्क्वायर। अब क्यू की वैल्यू कितनी होगी √0.000001, और ये जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.001, सही है, ये आ गया कितना 0.001, ये क्यू की वैल्यू है, दिस इज योर क्यू, यहाँ से ये क्यू शुरू हो गया। पी कितना हो जाएगा, अगर 0.001 ये है तो p इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.999, 1 माइनस करोगे तो फिर आपसे क्या पूछा गया है कितने हेटेरोजाइगस कैरियर है, तो p और q आपको मिल गया। अब पहले कैरियर निकाल लो, कैरियर कैसे निकालोगे 2 इंटू 0.99 इंटू 0.001, इसको जब सॉल्व करोगे तो मैंने सॉल्व कर लिया, बता देता हूँ क्या सॉल्व है इसका। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा 0.001998, ठीक है। ये क्या है, ये आपके फ्रीक्वेंसी निकली किसकी 2pq, मतलब हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी निकली, लेकिन उन्होंने आपसे फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है, आपसे उन्होंने पूछा है कि प्रोपोर्शन कितना होगा, तो प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो है आपका, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन मिलियन से, 1 मिलियन लेवल पे कितना होगा 10⁶, तो 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 4 5 6, इट इज 1998, ठीक है 1998। लेकिन जो 1998 है इसको हम इसमें नहीं फिट कर सकते, तो हम इसको मान के चलेंगे कि यार ये 2000 है, अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे 2000, तो 2000 इन 1 मिलियन
1 2 3, 1 2 3, नहीं इससे बेटर ये रहेगा, यहाँ 1 2 3 कर दो, तो कितने बच गए 1/50, ये रहा आंसर। सॉरी 1/50 होगा, कुछ और गड़बड़ कर गया, 1 2 3, एक और जीरो आएगा ना यार, हाँ एक जीरो आएगा तो ये 500 हो जाएगा, सही है, एक जीरो और आएगा 6 है, तो 1/500 ये इसका करेक्ट आंसर है। आज मेरे को नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। आगे बढ़ते हैं। Of a population of cell undergoing meiosis, 1% of the cell undergo your recombination between gene A and B. What is the distance between the two genes? देखो, अब इस क्वेश्चन में एक चीज को थोड़ा सा कैच समझ के बात करना पड़ेगी। यहाँ पे उन्होंने बोला कि 1% जो है वो रिकॉम्बिनेंट सेल्स मिल रही है, 1% सेल्स जो है वो रिकॉम्बिनेंट है। तो रिकॉम्बिनेंट दो तरीके से हो सकती है, अगर हम ए और बी की बात करें तो कैपिटल ए स्मॉल बी भी रिकॉम्बिनेंट, स्मॉल ए कैपिटल बी भी रिकॉम्बिनेंट है। आपसे पूछा गया है कि जीन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो अगर 1% रिकॉम्बिनेशन है मतलब ये कितना होगा 0.5% होगा, और ये भी कितना होगा 0.5% होगा, सही बात है 0.5% ही होगा ना। तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 0.5 सेंटीमॉर्गन, ये आंसर है। आया बात समझ में, दोनों लेना था इसलिए इसमें थोड़ा इशू हो गया था। ये वाला क्वेश्चन जो है इसके अंदर बेसिकली ये ध्यान रखना है कि दोनों को कंसिडर करना है, दोनों को कंसिडर नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। तो बस यही बेसिक सा पॉइंट था, और बाकी क्या इसमें समझाने की जरूरत है, बस इतना काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। One form of congenital deafness in humans is inherited as recessive condition and controlled by two independent genes A and B. In the pedigree depicted below, two deaf individuals have children with normal hearing ability. ठीक है, तो ये दोनों क्या है आपके प्रॉब्लम में है, और इसके कारण आपका ये रेसेसिव कंडीशन है बेसिकली, ये रेसेसिव कंडीशन है और रेसेसिव कंडीशन में दोनों प्रॉब्लम में है। तो कुछ ऐसा सीन चल रहा होगा ये, है ना। व्हाट वुड बी द जीनोटाइप, अच्छा इसमें तो पूरा लिखना पड़ेगा यार, रुको ऐसे नहीं होगा ये। आपसे क्या पूछा गया है कि आपका ये नीचे जो है इनके अंदर नॉर्मल हियरिंग है, नॉर्मल हियरिंग है, दो इंडिपेंडेंट जीन्स है ए एंड बी, तो ए के लिए भी लेना पड़ेगा और बी के लिए भी लेना पड़ेगा, इधर भी ए के लिए भी लेना पड़ेगा और बी के लिए भी लेना पड़ेगा। तो क्या इनके पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे जिसकी वजह से नॉर्मल बन रहा है। नॉर्मल ये तभी बन सकता है जब आपके दोनों जीन्स जो है वो अपने डोमिनेंट फॉर्म में हो, मतलब कैसा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, ये जो है ये सारे क्या है हमारे काम के जो हम चाहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। नाउ यहाँ पे सीन ऐसा है कि यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें जो हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी जो कि आपके क्या हो रहा है इंडिपेंडेंट जीन है। तो अब इसमें क्या होगा, ये दोनों के डिफ है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका कैपिटल ए नहीं है और यहाँ पे कैपिटल बी नहीं है, और ये दोनों की ही रिक्वायरमेंट है, इस वजह से डिफ है। यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों है, यहाँ पे भी है कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ भी है, यहाँ पे भी कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों है, इस वजह से जो थर्ड ऑप्शन है वो ये आपका गड़बड़ है, बाकी सारे जो है वो सही है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्या है भैया अगला सवाल। जेनेटिक रिलेटेडनेस बिटवीन मदर एंड डॉटर इन हैप्लोडिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इज। हैप्लोडिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में होता क्या है, हैप्लोडिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में दो बातें चलती है, जो फीमेल होती है वो आपका क्या रखती है डिप्लॉइड अरेंजमेंट रखती है, और जो मेल होता है वो क्या रखता है आपका इस तरीके से हैप्लॉइड अरेंजमेंट रखता है। ठीक है, जो फीमेल होती है वो क्या रखती है डिप्लॉइड अरेंजमेंट रखती है, और जो मेल होता है वो आपका क्या रखता है हैप्लॉइड अरेंजमेंट लगता है, इसी को हम बोलते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड। ठीक है, हैप्लो डिप्लॉइड। नाउ अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी फीमेल होती है, ये जो 2n दिख रहा है आपको, ये जो फीमेल होती है ये एग्स देती है। अब अगर ये एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो ये 2n बन जाएंगे वापस, और जब ये बीच में 2n बन जाते हैं तो इसमें अंदर क्या रहता है आपका कि आपसे पूछा गया है कि ये क्या है अल्टीमेटली, रुक जाओ, एग्स हैं फर्टिलाइज हो गए, हाँ, तो फर्टिलाइज के लिए आपको क्या चाहिए होगा, मेल भी चाहिए होगा, मेल, फीमेल से आया आपका एग, मेल से क्या आया स्पर्म, तो इसमें जो आपकी ये हुआ फर्टिलाइजेशन, तो 2n वापस बना, और 2n क्या है फीमेल है। तो जो डॉटर है वो 50% आपकी कनेक्टेड है पापा से, और 50% आपकी कनेक्टेड है माँ से। लेकिन जब आप बनाते हो क्या अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग का केस में क्या होता है, जो मेल्स बनते हैं ना वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं एन से, और जब वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं तो इस वजह से इनकी जो रिलेटेडनेस होती है माँ से वो 100% होती है, और फादर से जो होती है वो क्या होती है ऑब्वियसली 0% होती है, फिर 100% इधर। तो क्या हो गया इसका आंसर, डॉटर और मदर के बीच में रिलेटेडनेस कितनी है 0.5। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
In a family, among the siblings, there is a heterozygous girl for hemophilia, a normal boy, a hemophilic boy. ठीक है, चलो बना लेते हैं. हमको क्या बोला गया है, जीनोटाइप बताना है पेरेंट्स के. तो पेरेंट बनाओ सबसे पहले. तो एक ये बनाया है एक पेरेंट. फिर इसमें कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है. क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाया है? हेट्रोजाइगस हीमोफीलिया के लिए एक गर्ल बनानी है. हेट्रोजाइगस मतलब एक्स एच एक्स. ठीक है, ये हो गया. दूसरा क्या है? नॉर्मल बॉय. एक नॉर्मल बॉय बनाना है एक्स वाई. ठीक है. एक हीमोफिलिक गर्ल भी बनानी है. तो एक हीमोफिलिक गर्ल बनाते हैं एक्स एच. और एक आपको हीमोफिलिक बॉय बनाना है जो कि क्या होगा एक्स एच वाई. तो यहाँ पे ये अफेक्टेड है और ये अफेक्टेड है. ठीक है. अब आपसे पूछा गया है कि सेट क्या है, सेटअप कैसे होगा, जरा इसको समझना है. तो अगर हम इसको बात करें तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो वाई क्रोमोसोम तो ऑब्वियसली इधर से आएगा. आप यहाँ पे एक्स दिख रहा है तो मम्मी से आएगा एक्स. और यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो तो एक एक्स एच यहाँ से दिख रहा है. तो ये एक्स एच एक्स है. और यहाँ पे जो मेल है वो वाई की जगह अगर एक्स भी दे रहा है तो यहाँ पे देखो एक्स एच यहाँ से आया तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स बच गया. ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पे अगर हम बात करें तो. अच्छा एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? एच एक्स एक्स और रुक जाओ एक मिनट. हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक है. क्या? ये रही मिस्टेक. यहाँ पे देखो ये फीमेल जो है ये एक्स एच है. मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, ये फादर अफेक्टेड होंगे. और फादर अफेक्टेड होंगे तो ये होगा एक्स एच वाई. एक्स एच वाई क्योंकि दोनों तरफ से एक्स एच आ रहा है ना, इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है. दैट इज द केस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now we are moving on to the last paper, which is 2014. First question: If a man of a blood group AB लिख देते हैं IAIB marries with a blood group woman of A. तो ये A से कर रही है शादी. अब A ऐसा भी हो सकता है और A ऐसा भी हो सकता है. आई यहाँ पे है. तो इसके लिए हमने क्या पूछा कि जिसके पापा जो थे उसके अंदर O ब्लड ग्रुप था. तो अगर पापा के अंदर O ब्लड ग्रुप था मतलब आई छोटा वाला रहा होगा. तो इसके केस में क्या हो गया, यहाँ पे पापा से इसको स्मॉल आई मिला है और मदर से इसको ये A और डोमिनेंट वाला मिला है. वुमेन एक्सपेक्ट देयर चिल्ड्रन टू बिलोंग टू. तो वो किस किस को हो सकता है, मतलब क्या क्या उसमें बन सकता है? ए बन सकता है, बी बन सकता है ना. ये आई से बोल रहा हूं मैं. और इसके अलावा क्या बन सकता है? ए भी बन सकता है. यहाँ से ए, यहाँ से बी. तो ये सारे के सारे बन सकते हैं. तो ए बन सकता है, बी बन सकता है और ए भी बन सकता है. डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था. नेक्स्ट क्वेश्चन. A human male XY carrying an allele for a trait on the X chromosome is. इसको क्या बोलते हैं अपन? हेमिजाइगस कंडीशन. एक ही है ना, हेमिजाइगस कंडीशन. डायरेक्ट क्वेश्चन था. नेक्स्ट. Human have 23 pairs of chromosome while our closest relative chimpanzee have 24. Chromosome study indicate that at some point early in human evolution, two chromosomes simultaneously broke into large portion and small portion. तो दो क्रोमोसोम है जो आपके ब्रोक हुए, टूटे हैं, बड़े पोर्शन में छोटे पोर्शन में. जो लार्ज पार्ट्स थे उनको कंबाइन कर लिया गया जिससे एक बड़ा क्रोमोसोम बनाया गया. और जो स्मॉलर पार्ट था उसको कंबाइन कर दिया गया अपने छोटे वाले क्रोमोसोम्स के साथ में. ठीक है. और इसके बाद में ये जो आपका स्मॉल पार्ट है जब आपने इसको कंबाइन किया थोड़े समय बाद में ये उससे लॉस्ट ही हो गया. ये जो इंपॉर्टेंट क्रोमोसोमल चेंज है इसको आप कैसे बोल सकते हो? नॉन डिसजंक्शन के बाद में डिलीशन हुआ, ट्रांसलोकेशन के बाद में डिलीशन हुआ, डुप्लीकेशन के बाद डिलीशन हुआ या ट्रांसलोकेशन के बाद इन्वर्जन हुआ. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है? ट्रांसलोकेशन कर रहे थे और उसी टाइम पे आपका क्या डिलीशन हुआ. बात समझ में आ रही है? ये जो दिखा ना यहाँ पे कहाँ गया ट्रांसलोकेशन, ये हुआ ना कि दो क्रोमोसोम जो बड़े वाले क्रोमोसोम थे वो ऐसे टूट के चिपक गए, छोटे वाले अलग निकल गए, इस तरीके से. नेक्स्ट पार्ट बी, पहला सवाल 2014. In complementation test, Benzer simultaneously infected E. coli cells with two phases, each of which carried a different mutation. What conclusion did he make when the progeny phase produced normal plaques? इसका सीधा सीधा आंसर था कि जो म्यूटेशन है आपके वो एक जगह नहीं है, वो दूसरी दूसरी जगह पे है. तो जब वो एक जगह पे नहीं है तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, दूसरी जगह के साथ में उसका इम्पैक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे म्यूटेशन जो है वो क्या होता है आपका डिफरेंट लोसाई पे है. ये पूरी की पूरी बात की थी. बेंजर का एक्सपेरिमेंट क्या था, कौन सी इकोलाई स्ट्रेन यूज करी थी उन्होंने, कौन सा फाज यूज किया था, ये बताना. और एक दो चीजें और बता दे रहा हूँ, है ना. यहाँ पे तो सही है, कुछ है नहीं इसके अलावा. हाँ इसने एक टर्म कॉइन किया था पता है बेंजर ने, सिस्ट्रॉन. सिस्ट्रॉन का क्या मतलब होता है ये तुम बता सकते हो कमेंट में. नेक्स्ट.
The genes which remain confined to differential region of Y chromosome are known as, तो differential region of Y chromosome में जो रहते हैं उनको बोलते हैं Holendrick genes. बाकी तो तुम दिमाग लगाती तो वैसे भी बन जाता कंप्लीट. सेक्सुअल म्यूटेशन जीन, ऑटोसोमल जीन, ये सब को लेना देना नहीं. होलैंड्रिक जीन्स जो होते हैं वो आपके क्या होता है अल्टीमेटली इसके बारे में बात बताते हैं. सो बेसिकली होता क्या है कि जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंशियल रीजन होता है ना, तो उसके अंदर आपका ये पूरा सेटअप चलता है जिसमें हम और ज्यादा काम करने की उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक सा पॉइंट हुआ. तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, होलैंड्रिक जीन्स का मतलब क्या होता है, ये एक दो चीजें लिखवा देता हूं मैं, याद रखना है इसको. होलैंड्रिक जीन्स, ओके. तो इसमें ध्यान रखना कि होलैंड्रिक जीन्स आपके स्पेसिफिक लोकेशन में मिलते हैं. स्पेसिफिक लोकेशन में मिलता है किस पे, वाई क्रोमोसोम पे. पार रीजन में नहीं मिलते हैं ये, पार सूडो ऑटोनोमस रीजन में नहीं मिलते हैं ये. और ये स्पेसिफिकली क्या काम करते हैं, फादर टू सन ट्रेवल होता है. फादर टू सन ट्रेवल होता है. और ये मेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स है, होलैंड्रिक जीन्स. ठीक है, ये याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन. An organism has 85 pairs of chromosome. If all the genes in chromosome were mapped, how many linkage groups would be observed? कल भी बताई थी ये बात. 2n दे रखा है आपको पेयर में, n निकालना था 10. और मेल और फीमेल वाला क्वेश्चन भी पूछा था, उसका आंसर बताऊंगा. नेक्स्ट. In a genetic map, two genes A and B are 60 centimeter apart. Centimorgan, centimeter नहीं, centimorgan apart. If an individual heterozygous for the two genes is test short, what percentage of the progeny will have the genotype? और फिर recessive पूछा है, लिख लेते हैं. ए और बी जो है ये 60 सेंटीमॉर्गन अपार्ट है. क्या इसका मतलब 60% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो गई क्या? पॉसिबल ही नहीं है. तो चाहे आप कुछ भी कर लो, आप 50% रिकॉम्बिनेंट से ज्यादा नहीं बना सकते हो. क्या, रिकॉम्बिनेंट्स से ज्यादा नहीं बना सकते हो. अगर 100% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो भी, 100% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तब भी, क्योंकि 4 में से 2 स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करती है, ये बात सभी को पता है. तो यहाँ पे 60% जो ये है आपका, ये गलत है. ठीक है, समझ में आ रही बात. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है 60% तो पॉसिबल ही नहीं है. फिर क्या करें, फिर देखो जरा. तो प्रोसेस ये है कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, उनको बुला लिया आपका ये टेस्ट क्रॉस के लिए. टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, आपका स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी. जब आपने इसको क्रॉस करवाया तो आपको पूछा गया है कि कितने प्रोजेनी ऐसे होंगे जिनके अंदर जीनोटाइप जो होगा वो क्या होगा, पेरेंटल होगा, क्योंकि पेरेंटल है ना, कैपिटल है, कैपिटल बी. तो देखो 60% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बेयर मिनिमम 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, क्योंकि ये लिखा हुआ 50% रिकॉम्बिनेशन हो सकता है अगर 100% रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब रिकॉम्बिनेंट्स मिल सकता है. तो 50% हम मान रहे हैं यहाँ से. तो अल्टीमेटली इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगी. क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, एक कॉम्बिनेशन बनेगा इन दोनों का जो कि पेरेंटल होगा, और दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा इन दोनों का जो कि फिर से पेरेंटल होगा. हमसे यही वाला कॉम्बिनेशन पूछा गया था. आंसर कितना हो गया, 25. और जो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे वो तो बनेंगे, तो 50% रिकॉम्बिनेंट बना लेंगे 25-25, और 50% पेरेंट ने बना लिया 25-25, ये वो 25 लिखा. एक अगला सवाल. To make a linkage map in Drosophila, 3-point cross was carried out. The parental cross was between homozygous splice of genotype, देख लेते हैं, A plus C और प्लस B प्लस, ये है आपका पेरेंटल नॉन क्रॉसओवर या NCO. The double crossover obtained after the test cross had the genotype of अच्छा, अब डबल क्रॉसओवर के रिजल्ट बता दिए, A प्लस प्लस, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस CB. तो प्लस CB लिखने की बजाय अपन लिख देंगे प्लस BC. अब ये चीज तुमने पहले भी पढ़ी होगी कहीं ना कहीं कि अगर आपको DCO और NCO को कंपेयर करना है तो आप समझ सकते हो कि जीन ऑर्डर क्या है. तो अगर तुम यहाँ पे ये C को देखोगे, C अपनी पोजीशन जो बदल के नीचे चला गया, इस वजह से आपका जो ये प्लस है या वाइल्ड टाइप है वो ऊपर आ गया. ये जो चेंज हुआ, तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि इसको चेंज करने से ये मिडिल में है. तो अलील, वो अलील जो आपकी whose change makes DCO into NCO is in the middle, सबसे बीच में वो अलील रहेगी. ठीक है, तो इसमें कौन सी है सबसे बीच में, सी के मूवमेंट से एनसीओ डीसीओ में या डीसीओ एनसीओ में बदल रहा है. सी कहाँ है बीच में, ये रहा एक जगह ACB, यही है इसका आंसर, ACB. अगला सवाल, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी हो चुका है ये.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा ये बहुत बढ़िया सवाल है फिर। इसमें इन्होंने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन मैपिंग में तुमको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि चलती कैसे। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसके अंदर हम दो सेल्स लेते हैं, एक माउस सेल और एक ह्यूमन सेल। फिर हम क्या करते हैं, इससे सेल लाइन बनाते हैं। तो माउस के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो तो मेंटेन होते हैं, लेकिन ह्यूमन के कुछ कुछ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। ह्यूमन के कुछ क्रोमोसोम लॉस हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने ह्यूमन क्रोमोसोम में देखो 1 to 8 लेन्स बनाई है, और फिर इनके अगेंस्ट हमने हाइब्रिड क्लोन्स रखे हैं। तो जो सी है वो आपके एंजाइम एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसी के बेसिस पे हमको सॉल्व करना है। देखो क्या बोला है, माउस ह्यूमन सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन लेड टू अ नंबर ऑफ सेल clones in which all mouse chromosomes are present but only certain human chromosomes are present retained. The result are summarized below. The table indicates 3 such clones. प्लस जो है उसका मतलब है कि आपको ह्यूमन क्रोमोसोम दिख रहा है, और माइनस जो है इसका मतलब है कि वो एब्सेंट है। और बाकी जो है वो सारे के सारे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 23 तक, तो बाकी सारों को हम यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है ना। अगर हम बोले कि जो एंजाइम एक्टिविटी है वो आपकी सिर्फ क्लोन सी पे है, तो आपको अगर एंजाइम को ढूंढना है तो आपको कुछ नहीं ढूंढना है, सिर्फ क्लोन से चालू होना चाहिए और बी और ए चालू नहीं होना चाहिए, और हमको बता दिया जाएगा अच्छा ये इस जगह पे इस क्रोमोसोम में ये काम कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे माइनस माइनस है क्या कहीं पे, प्लस 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 प्लस, ये चारों गलत है अपने लिए। यहाँ पे चारों माइनस माइनस माइनस, इन चारों में से कोई हो सकता है। बी के लिए देखो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे या यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर ए में ही खराबी हो गई। तो यहाँ दो जगह है जहाँ पॉसिबल है, 7 पे और 8 पे। और सी में क्योंकि हमको एंजाइम एक्टिविटी मिल रही है तो सी की प्रेजेंस होना जरूरी है। तो इन दोनों ही केसेस में यहाँ से लेके तो आपके पास में ये है, आपके पास सी का जो प्रेजेंस होना जरूरी है। तो क्रोमोसोम नंबर 7 जो है ये सही इसका उत्तर है कि क्रोमोसोम नंबर 7 पे वो वाले एंजाइम्स मिलते हैं जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो। आया समझ में? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो इसको पढ़ने का सिंपल तरीका क्या है, आपको बस ये पढ़ना है वाइल्ड टाइप, और उसको बेसिस पे वर्टिकली पढ़ना है, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं पढ़ना, कभी भी वर्टिकली पढ़ोगे ज्यादा अच्छे से याद होगा। अगला, ओके नाउ अगेन एन इंटरेस्टिंग पेडिग्री क्वेश्चन। अ फॉलोइंग पेडिग्री शोज द इनहेरिटेंस ऑफ एन ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव लिख लेते हैं इसको, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। Which what is the probability that a child C born to individual A and B will show the trait? देखो अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसके बारे में भी पता करना है, इसके बारे में पता करना है, और इसके बारे में पता करना है, और ये सब पता करना है जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी के बेसिस पे। तो देखो आप क्या चाह रहे हो कि चाइल्ड जो है वो इंडिविजुअल से बोर्न हो और वो ट्रेट को शो करे। तो इसके लिए आपको चाइल्ड कैसा चाहिए, स्मॉल ए वाला चाहिए, तभी वो ट्रेट शो करेगा क्योंकि रेसेसिव ट्रेट। तो एक स्मॉल ए इधर से आ जाएगा, एक स्मॉल इधर से आ जाएगा, और उसके बाद में आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कैपिटल ए और ये आपका कैपिटल ए हो गया। तो अब ये कैपिटल ए होने के लिए क्या कितनी प्रोबेबिलिटी है, देखो ध्यान से, ये ध्यान से सुनना आप। ये हो गया 1/4। अब कैपिटल ए कैपिटल ये होने के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो इसके लिए अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या, देखो यहाँ पे मैं इसको हेट्रोजाइगस बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हेट्रोजाइगस बोल सकता हूँ। तो इस केस में क्या हुआ हमारे पास में कि यहाँ पे ये 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई है ना। ये इससे भी बेटर तरीका है यार, रुको एक मिनट। 1/2 जगह जाने की बजाय तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा ये तो, हाँ डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, राइट। देखो यहाँ पे सीन ऐसा है कि यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, ये तो बच्चा तो डिफेक्टिव चाहिए, लेकिन इसके मम्मी पापा क्या चाहिए, अनअफेक्टेड चाहिए। अनअफेक्टेड चाहिए मतलब कैपिटल ए एक्सप्रेस करने वाले चाहिए। कैपिटल ए दो तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है, तो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल है। और इस केस में ये 1/3 है और ये आपका पूरा का पूरा सेटअप है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, 2/3 यूज करेंगे। ये भी 2/3 प्रोबेबिलिटी है कि ये कैपिटल ए बनाए, और ये भी 2/3 प्रोबेबिलिटी है कि ये क्या करे, कैपिटल ए बनाए। तो अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/4, 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 1/9। तो 1/9 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, assume a population in Hardy-Weinberg equilibrium for allele at an autosomal recessive disease locus. The frequency of mutant allele Q is 1/50. now देखो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील, तो अब यहाँ पे आपको QP नहीं करना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेंट अलील ही बोल दिया है। तो अब जब इन्होंने खुद ही बोल दिया कि फ्रीक्वेंसी एक अलील की, अलील का मतलब हैप्लॉइड है, तो Q की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 1/50। Q की वैल्यू कितनी रहेगी, 1/50। अगर Q ये है तो P कितना हो जाएगा, 49/50। आपसे पूछा कैरियर कितने है, तो 2p क्यों लगाओगे आप, सो 2 इंटू 1/50 इंटू 49, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 49/50, देखो 49/50 जो है ये अपने आप में एक पूरी की पूरी टर्म है और ये बहुत इजी है। यहाँ पे इसको 1 मान लो, तो इसको अपन कैंसिल कर देते, 1 है। और यहाँ पे 2 1 जा और यहाँ 2 25 जा, आपका कितना आ गया आंसर, 1/50।
25। तो इसके लिए क्या है 1/25। अच्छा मैंने यहाँ पे ये सब सॉल्व क्यों नहीं किए, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो सारे ऑप्शन फ्रैक्शन में ही दे रखे थे, क्योंकि सारे ऑप्शन फ्रैक्शन में थे, इसका कोई मीनिंग ही नहीं था कि हम यहाँ पे डेसिमल वगैरह लगा के सॉल्व करें। इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अगेन द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा लास्ट क्वेश्चन हो गया, अच्छा ठीक है चलो भैया, तो पता नहीं आज मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही है, थोड़ा सा अगर कुछ क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अगर जो टॉपिक समझ में नहीं आया क्वेश्चन मार्क कर देना, ऑब्वियसली हम लाइव लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। काफी 2-4-5 दिनों से ढंग से नींद नहीं हो रही, तो शायद थोड़ा मुझे लग रहा है लेवल आज ठीक नहीं है, बट आई होप यू एंजॉयड इट। कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आई होगी, कुछ न्यूमेरिकल्स थे तो फट 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 उसको कवर किए। कल अपन मिलते हैं अगली यूनिट के साथ में, और अगली यूनिट का नाम क्या है, एनिमल बायोलॉजी, जिसमें न्यूरोबायोलॉजी वगैरह और उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और इसका टेस्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से दे देना, और अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, स्ट्रेटेजी एक बार देख लेना, अगर कुछ गड़बड़ हो तो फिर पूछ लेना। और मिलते हैं लाइव लेक्चर में और कल एनिमल बायोलॉजी के साथ। थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।